इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीडब्ल्यू की तरफ से कई सारे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स एसएससी जेई, आरआरबी जेई और भी आपके स्टेट और जो आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो कुछ बैचेस की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए अशोका बैच 2.0 स्टार्ट हो चुका है 2,999 में। आरआरबी जेई एक्सप्रेस 2024 2,499 में। आरआरबी एएलपी वालों के लिए 2024 का 999 में है। फतेह बैच एसएससी जेई जिसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की कंबाइंड होगा 2,499 में। एसएससी जेई 2024 का फाउंडेशन बैच है जो आपको 2,499 में मिलेगा। आरआरबी जेई वालों के लिए फाउंडेशन बैच आपको 2,499 में मिलेगा। इसके अलावा चाणक्य आपको ए जेई के लिए जो आपको 1,999 में मिलने वाला है। इन सभी बैचेस में आपको जो न्यू पैटर्न है और न्यू सिलेबस है उसके आधार पर पढ़ाया जाएगा। लेक्चर्स आपके बायलैंग्वेज होंगे, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाले हैं। क्लास नोट्स डीपीपी सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। वीकली टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट वाइज होंगे और मॉक टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं। ये सभी लेक्चर्स आपको पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर मिलेंगे। एजे खजाना 1,499 में मिलेगा, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ के द्वारा, जिसमें आपको डीपीपी और डीपीपी सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इन सभी बैचेस के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं EG250, जिसमें 250 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इन सभी बैचेस के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें आप क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड करके मेरा कोड यूज करके इनरोल कर सकते हैं। बैचेस की लिंक आपको वहाँ पे मिलने वाली है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएससी 2023 के टॉपर्स के साथ इंटरव्यू सीरीज चल रही है। उसी सीरीज में आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ बनारस से हमारे साथ मौजूद है आदित्य पांडे जी, जिनका जर्नी बहुत ही औसम रही है। पहला इनका सिलेक्शन 2022 में बीआरओ में हुआ था और हाल ही में लगातार 2023 में भी इनका सिलेक्शन सीपीडब्ल्यूडी में हुआ, वो भी हाईएस्ट रैंकिंग के साथ। ऑल इंडिया रैंक 23 है। तो बहुत ही अच्छी जर्नी रहने वाली है और बहुत ही ज्यादा चीजें सीखने को आपको मिलेगी। इंटरव्यू लास्ट तक देखिएगा और जो लाइन इनकी पसंद आती है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद थैंक यू आदित्य सर भी लिख दीजिएगा, ताकि ये लाइन मुझे ज्यादा अच्छी लगे। इसके लिए हमें भी अच्छा लगेगा और आदित्य सर को भी अच्छा लगेगा। तो आदित्य जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को। लगातार 2 बार सिलेक्शन आप ले चुके हैं एसएससी में। तो सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, आपका जो स्टडी वगैरह हुआ है वो जानना चाहेंगे, उसके बाद हम आपकी तैयारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू सर। सबसे पहले अपने चैनल पे आके मुझे अपना इंटरव्यू शेयर, अपना सक्सेस जर्नी शेयर शेयर करने का मौका दिया आपने। थैंक यू सर। तो सर मैंने अपनी जो बेसिकली सर जो 10th और 12th की थी वो मैंने आईसीएससी बोर्ड से की है। उसके बाद सर मैंने यूपी2 का एग्जाम दिया। तब हमारे टाइम पे यूपी2 होता था, तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला यूपी का, जो कि बीआईटी जहाँ थी। तो मैंने वहां से कॉलेज किया। 2016 से 2020 तक मेरा बीटेक था। उसके बाद सर तैयारी कोरोना आ गया तो सर घर पे तैयारी करनी पड़ी ऑनलाइन को। तो सब मतलब घर पे बैठ के हमने पूरी तैयारी की। तो उसके बाद इतना था सर जर्नी। उसके बाद सर तैयारी तब से चल ही रही थी अभी तक, जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ। सबसे पहले हम लास्ट ईयर जानना चाहेंगे, लास्ट ईयर आपकी क्या स्कोरिंग थी और बीआरओ मिला, तो वो तैयारी से लेकर अब तक के बीच में आपने क्या क्या किया। सर लास्ट ईयर सर मेरे टोटल 336 मार्क्स थे। तो मुझे मतलब जनरल कैटेगरी से बीआरओ मिला था। तो सर जैसे ही बीआरओ मिला तो सर उम्मीद तो सर सीपीडब्ल्यूडी की थी, क्योंकि नंबर अच्छे थे प्री में। बट सर नहीं हो पाया कुछ रीजन से। तो अब सर जब बीआरओ मिला तो सर मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ चलो ठीक है, बीआरओ मिला, इसी में जॉब करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट सब जब मैंने उसके फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड देखे, उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड के बाद मैंने उसकी ट्रेनिंग के बारे में सुना, फिर जब उसकी पोस्टिंग के बारे में सुना, तो मुझे लगा कि मतलब जॉब तो ठीक है, थोड़ा सा मतलब मैं लोकेशन को लेकर अनस्टेबल हो जाऊंगा। तो सर मैंने इसलिए फिर दोबारा ट्राई करना, और फिर एसएससी जेई का अगला नोटिफिकेशन भी आ गया और टाइम टेबल भी आ गया कि प्री और मेंस बस 2 महीने के बीच में हो जाएगा। तो मैंने कहा एक बार ट्राई कर लेता हूँ इस बार एसएससी जेई को अच्छे से देख के। अगर होता है तो ठीक है, वरना मैं बीआरओ में जॉब आराम से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बैकअप मिल गया है। तो उसके लिए सर फिर बस जैसे ही नोटिफिकेशन आ गया तो मैंने अपनी बीआरओ का डीवी और मेडिकल मैंने करवा लिया था। उसके बाद मैं तैयारी में लग गया अपना। और सर जो गलती पिछले साल मैंने की थी वो गलती इस बार मैंने दोहराई नहीं।
तो इस बार सिलेक्शन अच्छे नंबर से हो गया सर। ने एक स्ट्रांग माइंडसेट के साथ आपने तैयारी फिर से स्टार्ट की। एक आपके साथ हाँ सर। कहते हैं किसी के साथ वो लक फैक्टर होता है, किसी के साथ बैड लक फैक्टर होता है। तो आपके साथ बैड लक फैक्टर हुआ था 2022 में या लक फैक्टर हुआ था? सर बैड लक फैक्टर हुआ था सर, मेरे प्री में सर 144 मार्क्स थे तो मैंने सर सोचा था कि ये मेरा मेंस भी सर अच्छा गया था, क्योंकि सारे क्वेश्चन सर देखे दिखाए क्वेश्चन आए थे, थ्योरी भी सर आसान आई थी। वो सर किसी बाई मतलब नहीं हो पाया सर, 336 नंबर थे, 2 नंबर से एमईएस रुक गया था। और सर और उसके बाद नहीं तो सर एमईएस मिल जाता। बट सर मुझे बहुत बेकार लगा जब मैंने देखा कि मतलब इतनी मेहनत करने के बावजूद, मतलब सब कुछ सही करने के बावजूद, मतलब मुझे मतलब सीपीडब्ल्यूडी नहीं मिला, क्योंकि मेरा मन उसी में था जाने का। तो सर बहुत दुख हुआ, फिर मैंने सोचा कि चलो अगली बार ट्राई करूंगा, इसका अच्छी जो कमियां हो गई हैं वो कमियां को दूर करके। तो सर यही था। अब वाले बच्चों को तो ये फैक्टर मिलेगा नहीं, लक फैक्टर, क्योंकि नहीं, अब तो मेंस से ऑब्जेक्टिव हो चुका है। तो क्या माइंडसेट हाँ था इस सर। बार तैयारी का, क्योंकि अब तो मेंस ऑब्जेक्टिव था, तो किस प्रकार से आपने तैयारी की? दोनों तैयारी एक साथ की या पहले प्रीलिम को ध्यान दिया फिर उसके बाद मेंस के लिए अलग मेहनत की आपने? सर मैं जब मैंने पैटर्न देखा इस बार का, तो मुझे कॉन्फिडेंस अपने आप अंदर से आ गया था कि इस बार मैं कुछ अच्छा कर लूंगा, क्योंकि इस बार कोई लक फैक्टर नहीं था। इस बार जो जितना मेहनत करेगा उसको उस हिसाब से नंबर आएंगे। तो एक तो सबसे अच्छा सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आया पैटर्न देख के। अगर पैटर्न सेम होता पिछले साल जैसा तो हो सकता था मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। पर जब पैटर्न चेंज हुआ तो मैंने भी अपना देखा कि हाँ पैटर्न चेंज है, मेरे पास मौका अच्छा है, इस मौके पे बिल्कुल इसको ग्रैब करना है, इस मौके को अपने हाथ में। तो फिर मैंने सर जैसे ही पैटर्न आया, उसके बाद सर बीआरओ से सर डीबी और मेडिकल का कॉल आया, तो वहां सर 1 डेढ़ महीना वेस्ट हो गया मेरा, मतलब पूरा डीबी और मेडिकल कराने में, सारे डॉक्यूमेंट और मेडिकल जितना प्रोसेस था। टाइम बहुत कम था सर प्री के लिए। प्री के लिए सर मैक्सिमम मेरे पास 20 दिन थे, बस 20 दिनों ने प्री की तैयारी की बस। और सर मेंस के लिए भी 1 महीने के आसपास था मेरे पास, क्योंकि हाँ सर तो 1 महीने के आसपास मेंस का था। तो तैयारी सब पहले से हो रखी थी ऑब्जेक्टिव की, बस इस बार रिवाइज करना था और प्रैक्टिस थोड़ी करनी थी तो हो जाता। तो सर कॉन्फिडेंस था कि कर लूंगा, तो कॉन्फिडेंस का फायदा हुआ। आपने 2 बार एसएससी दिया है और दोनों बार अच्छा। क्वालिफाई हुए हैं। तो एसएससी जेई का जो प्री का एग्जाम होता है वो तो सेम था, उसमें अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, किसको कितना वेटेज देना चाहिए और कैसे करना चाहिए, वो हम जानना चाहेंगे मैनेजमेंट प्री के एग्जाम के लिए। सर जैसे कि सर प्री में हम लोग को पता है कि 120 मिनट में हमें 200 क्वेश्चन करने होते हैं। तो सर टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वहाँ पे। तो सर सबसे पहले तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए कि आपको कौन से सेक्शन को कितने मिनट देने हैं। जैसे हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं प्री में, 100 नंबर का टेक्निकल, बाकी 50 का रीजनिंग और 50 का जीके जीएस। तो सर टाइम उसी हिसाब से देना है, जिस हिसाब से जो ज्यादा स्कोरिंग है उसको ज्यादा टाइम दो, जो कम स्कोरिंग है उसको कम टाइम दो, क्योंकि ऑन द होल पूरे 200 क्वेश्चन जो है सब 1 मार्क्स के ही हैं। आपको मिलेंगे एक ही मार्क्स, भले आप उसमें 5 मिनट दो या 10 मिनट दो या 1 मिनट में कर लो। तो सर मैंने क्या किया था अपने टाइम पे, मैंने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 120 मिनट को 3 पार्ट में। मैंने 70 मिनट में टेक्निकल का रखा था कि 70 मिनट में टेक्निकल को ही दूंगा, भले मेरा टेक्निकल छूट जाए या कुछ हो जाए, 70 मिनट से पहले मैं टेक्निकल से नहीं हटूंगा। मेरा ये था कि 70 मिनट में पूरे 100 क्वेश्चन देख के मुझे सही का मतलब जितने मैक्सिमम अटेम्प्ट हो जाए, मेरे से 80 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए ठीक है। उसके बाद मैं 40 मिनट मैंने रीजनिंग को दिया था सर, 40 मिनट में रीजनिंग में जितने क्वेश्चन रीजनिंग के 40 मिनट में हो जाए उतने सही है। और बाकी के 10 मिनट मैंने जीके जीएस को दिया था। तो मेरा सर यही था टाइम मैनेजमेंट, 70 40 और 10। इसको मैंने 70 40 10 को मैंने 2022 में भी फॉलो किया था, 2023 में भी फॉलो किया। सर दोनों में मुझे काफी बेनिफिट मिला, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे प्री में, जिसके वजह से सर नंबर प्री में ठीक ठाक आ जाते ठीक ठाक कितना नंबर इस बार हैं। आया आपका 2023 में? सर इस बार 140 नंबर है। एक जीएस रीजनिंग। सर सर जी के जैसे सर टेक्निकल में सर 74 नंबर थे, रीजनिंग में 44 आए हैं, और सर जीके में 18 नंबर है। हाँ तो बाकी ये सर तो 2 3 नंबर कुछ एक नॉर्मलाइज हुए थे। स्टैंडर्ड होता है बच्चों के लिए, 70 प्लस आना चाहिए टेक में, 15 प्लस आना चाहिए जीएस में और 40 प्लस आना चाहिए आपका रीजन में, तो अच्छे स्कोर आ जाते हैं। तभी तो आपकी ऑल इंडिया रैंक यस। 23 आई है। मेंस में क्या स्कोरिंग थी, कितना अटेम्प्ट किया था आपने? मेंस में सर मेरे 225 नंबर है। और मेंस में सर मेरे ये कोशिश ये थी कि मैंने मैक्सिमम टेस्ट सीरीज का यूज किया था, टेस्ट सीरीज के लिए प्रैक्टिस की थी मैंने मेंस के लिए। और सर ईएससी का प्रीवियस ईयर लगाया था, और जिससे कि मुझे, क्योंकि सर पहली बार पेपर हो रहा था, पता नहीं था कहाँ से आएगा क्वेश्चन।
और सर क्योंकि हर क्वेश्चन 3 नंबर का था तो लग रहा था कि क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो प्री से अच्छा होगा। और जो है क्या कहते हैं कि जो क्वेश्चन जो आएंगे वो तो सोचने समझने लायक आएंगे। तो अगर ईएससी का प्रीवियस से लगा लिया जाए तो एक हेल्प हो जाएगी हमें मेंस में टैकल करने को क्वेश्चन में। तो सर ईएससी का प्रीवियस से लगाया और टेस्ट सीरीज दी थी बस मेंस के लिए, और नोट्स अपने रिवाइज किए थे। अटेम्प्ट कितना किया था आपने मेंस में? सर अटेम्प्ट मैंने 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सर। 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था आपने, लगभग 200 सड़सठ नंबर आपने अटेम्प्ट किया, 225 नंबर आपको मिले। हाँ हाँ सर। कोचिंग वगैरह आपने की है कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन, वो जानकारी हम जानना चाहेंगे। सर एसएससी के लिए तो सर मैंने कोई कोचिंग मतलब सिर्फ एसएससी के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी सर। मेरे पेपर्स जो सेल्फ नोट थे उसी के बेस पे मैंने अपना काम किया था। कुछ गाइडेंस लेनी थी मुझे जीके जीएस में तो वो मैंने यूट्यूब से ले ली थी। बाकी सर टेक्निकल मैंने अपने हिसाब से किया था, अपने नोट्स के हिसाब से। नहीं, कोचिंग किसी के लिए भी नहीं की थी या कुछ कोचिंग आपने लिया था? कोचिंग ली थी सर मैंने पहले, मतलब जब पास आउट हुआ था तो मैंने कोचिंग ली थी सर। कहाँ तो पे? तब मैंने सर मेडिजी में किया था मैंने। मेडिजी में। ओके। सर। आजकल सोशल मीडिया से दूर रहना सबके बस की बात नहीं है, जो दूर रह रहा है उसके लिए लॉस ही है। बट हाँ प्रॉफिट के साथ साथ बहुत सारी निगेटिव चीजें भी आ जाती हैं। तो आपके हिसाब से कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करने चाहिए? सर मेरे हिसाब से अगर हमें मतलब फोकस होना है पढ़ाई पे और ज्यादा डेविएट नहीं करना है माइंड को, और पढ़ाई पे हेल्प भी है, तो सबसे अच्छा सर यूट्यूब और टेलीग्राम, ये दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको मैं यूज करता था पर्सनली, और मेरे जितने भी दोस्त जो अच्छी अच्छी जगह सेलेक्ट हुए हैं वो भी इन्हीं को यूज करते थे। तो ये बेस्ट है सर दोनों। यूट्यूब से आपको जितने भी कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ लेक्चर्स देखने के लिए यूट्यूब है। टेलीग्राम को आपको एज ए इंफॉर्मेटिव का यूज करना चाहिए कि कौन सा फॉर्म कब आ रहा है, एडमिट कार्ड, कुछ भी जो मतलब जो भी चीज हो, टेलीग्राम उसके लिए सही है, यूट्यूब और टेलीग्राम। ठीक है, यूट्यूब टेलीग्राम तो दरिया है, एक बड़ा पूरा समंदर है, हमें दरिया से काम चलाना पड़ेगा। तो उस दरिया का नाम बता दीजिए, कौन कौन सी चीजें केवल यूट्यूब पर हमें इन्हीं को फॉलो करना चाहिए जिससे हमारे लिए बेनिफिशियल हो। सर अब मैं पर्टिकुलरली एसएससी जेई के लिए बात करूंगा तो एसएससी जेई के लिए सर यूट्यूब पे सबसे पहले तो जैसे कुछ सब्जेक्ट आते हैं जैसे हम जो छोड़ के चले जाते हैं, जैसे एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया। तो इसके लिए सर अनअकैडमी के सर जसपाल सर के लेक्चर्स हैं जो कि फ्री अवेलेबल है सर यूट्यूब पे, उनको देखिए, बेस्ट है सर। वो उनने जो कराया है वही आता है, उन्हीं में से कहीं ना कहीं से पेपर बनता है। नोट्स बनाइए उसके प्रॉपर और उसके बाद उसको रिवाइज करिए 3 से 4 बार, आपके एस्टिमेशन कॉस्टिंग में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। दूसरी सर जीएस के लिए सौरभ पांडे सर है। सौरभ पांडे सर के जो नोट्स हैं हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, वो बेस्ट हैं सर। उनका भी अनअकैडमी का चैनल है, वो भी अनअकैडमी पे उनका भी मतलब वीडियोस हैं, फ्री अवेलेबल है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तीसरा एक परचम क्लासेस नाम का चैनल है जिसपे मतलब जो वन लाइनर आते हैं ना, जैसे बायोलॉजी हो गया, कुछ जैसे जो जी के जीएस में जो कुछ मतलब ऐसे चैप्टर्स जो मतलब छूट जाती, इकोनॉमिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, उनको मतलब आप स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स हो गए, तो वो मतलब पेपर से 2-3 दिन पहले अगर आप उनके वीडियोस जो है जो आते हैं मंथली वाले करंट अफेयर्स के वीडियो देख लेंगे तो आपको 2-3 क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में हेल्प हो जाए, सही हो जाए। बाकी रीजनिंग के लिए तो मैं कहूंगा कि टेस्ट सीरीज को फॉलो करिए, जितने आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी अपनी रीजनिंग की स्पीड अच्छी हो जाएगी। तो टेस्ट ये सीरीज सब में कौन सा टेस्ट यूज करना चाहिए? सर टेक्स्ट बुक को मैं तो रिकमेंड करूंगा। मैं मतलब जितने भी हैं सर टेक्स्ट बुक से सर बहुत हेल्प मिली है, प्री और मेंस दोनों में। अच्छा, जो तैयारी करता है उसे पता रहता है टेस्ट में। मैंने ये क्वेश्चन नए वाले बच्चों के लिए पूछ लिया है कि इधर उधर ना भटके, फलाने कोचिंग के लिए लें, ढेकाने कोचिंग हाँ के लिए सर। लें, एनालिसिस वो नहीं दे पाते हैं, केवल बेच कर निकल जाते हैं। तो टेक्स्ट नहीं बुक नहीं। भी लीजिएगा सभी लोग। आपने एक प्लेटफॉर्म और बताया, टेलीग्राम। तो टेलीग्राम पे भी बहुत सारे चैनल है, और सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट अगर एक स्टूडेंट का होता है तो टेलीग्राम पर ही होता है। तो टेलीग्राम में क्या यूज यस। करना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए, किसको क्या चीज नहीं करनी चाहिए, ये तीनों चीज बता दीजिए। टेलीग्राम में सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम टेलीग्राम मैंने इंस्टॉल क्यों किया अपने मोबाइल में। पहले तो उसका वो होना चाहिए कि रीजन क्या है। तो टेलीग्राम का जो मेन रीजन है एक बच्चे को जो फॉलो करना चाहिए वो बस इसलिए करना चाहिए कि जैसे हम जैसे कि पढ़ रहे होते हैं, हमें रेगुलर मतलब पढ़ाई में पता नहीं चलता कब कौन सा फॉर्म आएगा, कब किसका एडमिट कार्ड आएगा, तो बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन नहीं होता है, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन मतलब नहीं मिल पाता है। तो इससे क्या होता है, कभी कभी कोई अच्छा फॉर्म आता है हम नहीं भर पाते हैं उसको, निकल जाता है हाथ से, टाइम निकल जाता है।
तो सर टेलीग्राम आप बेसिकली यूज करिए अपने इंफॉर्मेटिव के लिए, पढ़ाई से रिलेटेड। उसके लिए कुछ चैनल्स हैं, तो जैसे कि सिविल जंक्शन नाम का एक चैनल है, और क्या कहते हैं, और एग्जाम रिव्यू नाम के चैनल है। इन पे क्या, ये दो चैनल बेस्ट है, इनसे ज्यादा मतलब इनके अलावा ज्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सिविल का कोई भी पेपर होगा या प्रीवियस ईयर पेपर आपको चाहिए या कुछ भी चाहिए, आपको सिविल जंक्शन पे मिल जाता है। ऑल एग्जाम रिव्यू पे आपका कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, वो तुरंत उस पर डाल देते हैं, और उनको मतलब मुझे बहुत हेल्प होती है इन दो चैनलों से। मैं इन दो चैनल को फॉलो करता हूँ, और एक पढ़ाई के लिए मैं ध्यानपाल सर का चैनल है, उसको फॉलो करता हूँ। कुछ सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक में से मुझे वीक जो रह गए थे, उनको मैंने वहीं से किया, मतलब वहीं से मैंने पढ़ा। ध्यानपाल सर का चैनल, टू द पॉइंट ध्यानपाल नाम है उनका, तो वो बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया था, तो वहां से मुझे मतलब हेल्प हुआ। तो मैं सर ये 3 चैनल मैंने टेलीग्राम पे फॉलो किए थे, और यही 3 का मैं सजेशन भी दूंगा फॉलो करने के लिए। अब हम आते हैं टेक्स्ट बुक की बात, कि कौन कौन सी बुक हमें फॉलो करनी चाहिए और क्यों। सर सबसे पहले तो हर एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ अलग वो तरीका होता है निकालने का। अगर आप ईएससी का तरीका अपना के एसएससी में बैठेंगे तो नहीं निकलेगा, एसएससी का तरीका अपना के ईएससी में बैठेंगे तो वो भी नहीं निकलेगा। तो पर्टिकुलरली एसएससी के लिए मैं ये कहूंगा कि एक सिविल बूस्टर नाम की किताब आती है। आपके नोट्स सफिशिएंट है, मैं मना नहीं कर रहा कि नोट्स आप मत पढ़िए, नोट्स पूरे पढ़िए। बट क्या होता है कि कुछ चीजें जैसे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, कोई पर्टिकुलर डाटा पूछ लिया किसी चीज का, इन्वायरमेंट में कोई डाटा आ गया या तो इरिगेशन में कोई डाटा आ गया, तो वो डाटा जो है सिविल बूस्टर की जो हैंडबुक है उसमें बहुत अच्छे से अरेंज करके सिस्टमेटिक फॉर्म में दिया हुआ है। एक जगह पे 1 घंटे के अंदर आप एक सब्जेक्ट के सारे डाटा याद कर लेंगे, जो कि आपको नोट्स में खोज खोज के ढूंढना ढूंढ हो सकता ना भी हो उसमें, क्योंकि एसएससी जेई का जो लेवल होता है, इसमें डेटा ज्यादा आते हैं प्री के पेपर में, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं, डेटा वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कभी कभी। तो सिविल बूस्टर से काफी हेल्प हुई थी। बाकी अपने नोट्स को फॉलो करिए, प्रीवियस ईयर ले लीजिए, आईएएस मास्टर का जो प्रीवियस ईयर आता है एसएससी जेई का, वो बेस्ट है। और अपना ईएससी, अभी तो ईएससी के मेंस के लिए ईएससी की बुक फॉलो करिए आईएएस मास्टर की। जितनी बुक्स सर ने बताई सारी बुक्स यहाँ पे रखी हुई है। ये सिविल बूस्टर है, ये आईएएस मास्टर के एसएससी के शॉर्ट पेपर्स है, ये रह गई एएससी के जो होता है सर भी यहाँ पे रखा हुआ है। हाँ। जिसको कंफ्यूजन हो हाँ तो मैं सर, बस यही। आपको बता दे रहा हूँ, आप लोगों की हेल्प के लिए किताबें यहाँ पे रखी हुई है। जब तो बच्चे तैयारी करते हैं तो एक प्रॉपर सर की क्या, डेली रूटीन करना चाहते हो, तो मैं जानना चाहूंगा सुबह सोने से लेकर सुबह उठने से लेकर रात सोने तक क्या रूटीन रहा है आपका। हाँ सर, तो तैयारी के टाइम सर बेसिकली मैं ये करता था कि एक दिन पहले डिसाइड करता था कि मुझे कल क्या करना है, और मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन रात तक का ये रहता था कि मैं सुबह के टाइम अपने टेक्निकल को देता था, दोपहर के टाइम मैं 1-2 घंटा रीजनिंग में प्रैक्टिस करता था, और रात के टाइम सोते टाइम मैं थोड़ा सा जी के जीएस को एक बार फॉलो कर लेता था, जो मतलब मुझे देखना ऊपर से रिवाइज करते टाइम। मैक्सिमम टाइम मैं तीन अपने दिन के 4 से 5 घंटे मैं टेक्निकल को ही देता था, और टेक्निकल में भी सर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। मैं पहले तो टेस्ट लगाता था, टेस्ट से उसके बाद उसको एनालिसिस करता था, और फिर अपने नोट्स को रिवाइज करता था। तो टेक्निकल को 3 पार्ट में डिवाइड करना था कि पहले तो अपने टेस्ट लगाइए, टेस्ट लगाने के बाद जो गलतियां हुई हैं उसको एनालिसिस करिए, और फिर जो गलतियां जिस टॉपिक से हो रहा है उस टॉपिक को दोबारा पढ़ लीजिए, जो फॉर्मूले जो है। तो रीजनिंग के 1 से 2 घंटा रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए, और जो बचा टाइम है आपके पास है उसको आप जीके जीएस में दे दीजिए, तो मतलब मैक्सिमम आपका पूरा का दिन यूटिलाइज हो जाता है। सिविल बूस्टर कब पढ़ गए थे आप। सिविल बूस्टर सब मैं जब टेस्ट लगाता था, टेस्ट लगाने के बाद जो टाइम बचता था, जो रिवीजन जो करता था, सर ऐसा है कि रोज हमेशा पूरा, क्योंकि नोट्स सब बहुत ज्यादा होते हैं, हमेशा अगर नोट से रिवाइज करना चाहूंगा तो सर बहुत टाइम लग जाता है। नोट सर रिवाइज है पूरा, हमें ऐसा लगता है कि हमें नोट्स नहीं है रिवाइज, पर वो रिवाइज है आपको। आप बेसिकली भूलते क्या है, आप वो भूलते हैं कुछ फॉर्मूले हो गए, कुछ डेटा वाला क्वेश्चन हो गया, तरीका आपको पता, क्योंकि एसएससी जेई के लिए तरीका लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल्स तो बहुत छोटे आते हैं प्री में, बस आते क्या है, डेटा वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और दूसरी बात वो जो एक वन लाइनर जो आता है, वन लाइनर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। सिविल बूस्टर मुझे उसमें हेल्प करती थी, जैसे ही मैं टेस्ट देता था, टेस्ट के बाद जो गलतियां होती थी उस टॉपिक को मैं सिविल बूस्टर से पढ़ लेता था। उसके बाद जब मैं दोबारा उस टॉपिक का टेस्ट देता था, मुझे नंबर बढ़ जाते थे, मतलब हेल्प होती थी काफी उससे। ये था सर। सिविल बूस्टर को समय रोज पढ़ता था, एग्जाम से पहले मैंने सिविल बूस्टर को एक दिन भी नहीं छोड़ा, मैंने रोज पढ़ा है। इंजीनियर गुप्ता यूट्यूब चैनल को आपने कैसे जाना और कब से फॉलो कर रहे हैं। सर इंजीनियर गुप्ता यूट्यूब चैनल को तो जो सिविल बूस्टर मैंने लिया है वो इसी चैनल को देख के लिया है। हुआ क्या था कि सर मेरे टेक्निकल में नंबर नहीं आ पा रहे थे, मतलब एक जगह पे आके मैं रुक गया था,
एसएससी जेई में सर मेरे 60 नंबर तक आके रुक जाते थे टेस्ट में। तो मैं सोचता था कि नंबर बढ़ाऊं कैसे, और देखता था कि कमियां भी दिखती थी, तो बस ये डेटा वाले क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो मेरे से गलत हो जाते थे। तो मैं ये सोचता था कि मतलब कहाँ से नंबर बढ़ाया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो आपका चैनल देखा मैंने, तो आपके चैनल पे सर बहुत सारे बुक्स के अच्छे अच्छे रिव्यू हैं, जो मतलब मुझे कहीं और नहीं देखने को मिले। तो मैंने, जैसे आपने जब सिविल बूस्टर का मैंने रिव्यू बताया अपने चैनल पे, तो मैंने जब उसको देखा अच्छे से, आपने बताया कि इसके अंदर किस तरीके से चीजें सिस्टमेटिक वे में ऑर्डर में सब कुछ दी गई हैं। तो सर जैसे ही मैंने देखा तो फिर मैंने मंगा लिया। जब मैंने उसको किया और मैं जब मुझे देखा, मैं सही में मतलब सर ने जो बताया था उसी तरीके से है ये सब कुछ, और सब कुछ सिस्टमेटिक वे में है। यूथ की जो किताब है सर, वो भी मैंने आपकी, मतलब आपके जितने भी दो तीन जो बुक्स आपने जो रिव्यू दिए हैं सर, मैंने फिर तो मैंने उनको मंगा के सर किया, तो मुझे काफी हेल्प हुआ अपने टेक्निकल को बूस्ट करने में। तो सर आपके जो चैनल्स को सर मेनली मैं बुक रिव्यू के लिए देखता हूँ, और कुछ इंटरव्यूज जो आपने मतलब पहले किसी टॉपर्स के लिए हैं, मैंने वो भी देखे हैं अपने प्रिपरेशन के टाइम। तो मुझे उसमें काफी हेल्प मिली है सर। तो मैंने ये सब चीज में जब देखा। 2023 का फाइनल रिजल्ट आया, उस समय जब आपने देखा कि आपका हो गया सीपीडब्ल्यूडी में, उस समय की क्या फीलिंग थी? सर उस समय तो ये लगा था कि फाइनली जाके अब जिंदगी में कुछ हुआ है, मतलब स्टेबल हो गया, मतलब खुशी बहुत हुई सर। घर पे बताया, घर पे भी सब खुश हो गए, क्योंकि काफी दिन से सर लगे हुए थे, 1 2 3 साल हो गए थे सर, मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था सही से। तो जब हुआ फाइनली, तो साहब ये लगा कि हाँ, अब मतलब हो गया है, मेहनत सफल हो गई है फाइनली, और रैंक भी काफी अच्छी थी। तो ये लगा कि अब जो जोन मैं चाहता हूँ वो जोन भी मुझे मिल जाएगा आराम से। तो सर मतलब अब सब कुछ अच्छा लगा, मतलब घर पे सबको बताया, सब खुश हो गए, मैं भी बहुत खुश था सर। अपने दोस्तों को बताया, दोस्तों का भी हुआ है मेरे कुछ, तो सब आपस में बहुत खुश हैं सर। काफी चलिए, मतलब वो एकदम फ्रेश बच्चा है जो अभी 2023 में पास हुआ है, 2024 तैयारी कर रहा है, तो कुछ चीजें एक्सपीरियंस के बाद हाँ आती है। हाँ। और हर बार खुद की गलती नहीं करनी चाहिए, कुछ चीजें बड़ों से सीखनी चाहिए। तो उनको क्या सिखाना चाहेंगे कि ये चीजें गलती मत कर? बेसिकली का जो नया बच्चा आता है ना, वो क्या गलती करता है, यूट्यूब पे हर चैनल से कुछ ना कुछ देखना चालू कर देगा। उसको सबसे पहले, आज तो सर आजकल तो नेट इतना फ्री है ना कि जिसको कुछ करना है तुरंत यूट्यूब पे जाएगा, एक एक टॉपिक यहाँ से पढ़ेगा, अगला टॉपिक यहाँ से पढ़ेगा, तीसरा टॉपिक वहां से पढ़ेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। एक जगह से करना है और उसी को परमानेंटली करना है। कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, एक जगह से करो, पर परमानेंटली एग्जाम तक उसको उसी को फॉलो करो। और जितने भी फ्री कोर्स है ना, फ्री कोर्स पे देख लो कि अच्छे हैं कि गंदे हैं, मतलब करने लायक हैं कि नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि नए बच्चे जो होते हैं सर, बहुत 1 2 महीने अच्छे से पढ़े, उसके बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं, सर कुछ याद नहीं हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, सब भूल जा रहे हैं। या सिविल में 12 सब्जेक्ट हैं, 12 सब्जेक्ट को कमांड जब तक नहीं होगा सही से, तब तक आपका कुछ होने नहीं वाला है आज के जमाने के कंपटीशन में। तो चीजें भूलते हैं, हम लोग भी भूला करते हैं, हम तो अभी तक भूलते हैं चीजें, अगर हम 10 दिन ना पढ़ें तो हम कोई चीज भूल जाएंगे। तो भूलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो नए बच्चे सर बेसिकली क्या है, एक तो यूट्यूब में बहुत डेविएट हो जाते हैं, दूसरी बात सर बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। 2 3 महीना तैयारी करेंगे, फिर छोड़ देंगे, नंबर नहीं आ रहे हैं टेस्ट में, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अगर आप 1 साल लगातार लग जाएंगे ना सिविल में, तो सिविल आपको आराम से पूरी दिमाग में आ जाएगी। तो लक फैक्टर होता है कि आपका किस एग्जाम में कौन सा लक फैक्टर किस दिन पे चला। अगर अच्छा लग रहा तो आपका निकल जाएगा, नहीं रहा तो अगला एग्जाम निकलना ही निकलना है, क्योंकि मेहनत पूरी हो चुकी है। तो मैं यही बेसिकली सर, जल्दी डिमोटिवेट ना हो बच्चे, और ज्यादा डेविएट ना हो बच्चे, और किसी की बातों में ना आए, अपने जो दिमाग जो कह रहा है वही करें। तो ये है। जो नए वाले बच्चे हैं उनके लिए मेरी तरफ से सलाह ये है, सबसे पहले यूट्यूब पे आप लिमिटेड लोगों को फॉलो करो, सभी को फॉलो करने की बिल्कुल। कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, टेलीग्राम पे केवल चैनल फॉलो करना ब्रदर, किसी भी चैनल का डिस्कशन ग्रुप मत फॉलो कर, बहुत टाइम वेस्ट होता है। केवल चैनल फॉलो बिल्कुल करो, सर। जैसा आपने बताया बेस्ट है। मैं भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप केवल सिविल से हो तो सिविल जंक्शन फॉलो कर लो, बेस्ट है। ऑल एग्जाम रिव्यू इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए है, आप फॉलो कर सकते हैं, बट उतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन 1 घंटे 1.5 घंटे में आपको सिविल जंक्शन पर मिल ही जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, डाउट सेशंस में टू द पॉइंट एंड आंसर, ये 3 चीज फॉलो करना है टेलीग्राम पे। और यूट्यूब पे जब भी लगे कि यार मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है या मुझसे नहीं हो पाएगा, तो एक चैनल में बता देता हूँ, इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल, उसको फॉलो कर लेना, वहां पे जाके टॉपर्स की वीडियो देखना है। वहां पे आपको पता चलेगा यार जो चीज मेरे साथ हो रहा है वो टॉपर के साथ हो चुका है।
उन्होंने फिर से अपना गियर चेंज किया, फिर से पढ़ाई की और अगले एग्जाम में सिलेक्शन हो गया। तो आपका भी होगा, बस लगे रहना है। सिविल इंजीनियरिंग में वैकेंसी बहुत आती है, चाहे वो स्टेट की हो। आपको सुनने में आ रहा है आरआरबी भी आने वाली है, तो लगे रहोगे, आज ना कल सिलेक्शन हो जाएगा। सर ने जो चीजें आप लोगों को बताई है, चाहे वो आपका नोट्स बनाने की विधि हो, टाइम मैनेजमेंट हो, या चैनल किसी यूट्यूब और उस पर फॉलो करना हो, पढ़ने का तरीका हो, क्वेश्चन लगाने का तरीका हो, या डेली शेड्यूल, इनमें जो भी चीजें आपको पसंद आ रही है उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। हमें भी इंतजार रहेगा, सर का भी इंतजार रहेगा। साथ ही साथ सर को हम एक शाम को, अभी ठंडी तो कम हो गई है, जल्दी सबको लाइव इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, जो चैनल पे होगा, और उस पर आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएगी। तो आज के लिए सब सर बहुत बढ़िया आपने सजेशन दिया, टू द पॉइंट, आपने सारी चीजें एकदम क्लियर बताई है। बच्चों को बहुत ज्यादा गाइडेंस मिली होगी, और बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके परिवार को, फाइनली आपका एक ड्रीम जॉब थैंक यू मिला है। सर। और फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।